नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। फसलों में पीएसबी कल्चर है बहुत उपयोगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए इस समय किस तरह से करें ब्रॉयलर मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। गर्मियों में मुर्गी पालन करने वालों के लिए आवश्यक है कि तापमान की तेजी से मुर्गियों को बचाया जाए, क्योंकि गर्मी अधिक बढ़ने से मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। मुर्गियों में अधिक मृत्यु दर होने से मुर्गी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, गर्मी के प्रारंभ होने के समय आप अपने जो मुर्गियों का बाड़ा है उसकी छत पर जो वाइट वॉश है, चूने की सफ़ेदी कर दें। उसके बाद में उस पर जो धान का पुआल है या जो पैरा है उसको आप डाल दें, ताकि ऊपर से जो तेज़ धूप जो आती है उससे बचाव हो सके और सूर्य की किरणें सफ़ेद पेंट करने से सफ़ेद चूना करने से वो परिवर्तित हो जाती हैं और आपके जो शेड का तापमान है वो नियंत्रित रहे। दूसरा उपाय करना पड़ेगा आपको, जो साइड की जो खिड़कियां हैं, जो जालीनुमा दीवारें हैं, उन पर आप जूट के पर्दे लटका दें और ऐसी व्यवस्था रखें कि उसमें ऊपर छत पर स्प्रिंकलर लगे रहें और उनको आप अंतराल पर या लगातार विशेष रूप से दोपहर के समय आप उनको संचालित करें। और जो पर्दे हैं उन पर जो पानी गिरेगा तो जो बाहर से आने वाली गर्म हवा है वो ठंडी होकर अंदर जाएगी और मुर्गियों को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक नहीं होगा और शेड का तापमान नियंत्रित बना रहेगा बाहर के तापमान के मुकाबले। इसके बाद आपको गर्मियों के समय अगर ज़रूरत पड़े तो मुर्गियों के शेड में पंखों की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि दोपहर के समय जब तापमान ज़्यादा होता है तो पंखा चलाने से उनको काफ़ी राहत प्राप्त होती है। दूसरा आपको जो परिवर्तन करना है, जो मुर्गियों के जो बुरादा है बाड़े में, उसकी जो ऊंचाई है उसको भी कम कर देना है, क्योंकि सर्दियों के समय इसकी ऊंचाई ज़्यादा रहती है और गर्मियों के समय घटा के उसको आधा से 1 इंच या 1 से 2 सेंटीमीटर पर ले आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है और ये गर्मी को संरक्षित करता है। गर्मियों के समय हमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बुरादे की ऊंचाई को कम कर देना चाहिए। किसान भाइयों, गर्मियों के समय रात में विशेष रूप से शेड में मच्छर भी बहुत रहते हैं, जो कि मुर्गियों को बहुत परेशान करते हैं और कई बीमारियों के वाहक भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि अपने शेड के आसपास सफाई करें। इनके खान पान के जो समय है उसमें भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर के समय तापमान ज़्यादा होने से मुर्गियाँ खाने पीने में थोड़ी असहज होती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रातः काल का समय है, सुबह 5-6 बजे आपको इनको दाना दे देना चाहिए और उसी समय इनको पानी भी दे देना चाहिए। शाम के समय फिर दोबारा जब तापमान कम हो जाता है तो फिर से इनको दाने की कुछ मात्रा देनी चाहिए, जिससे कि मुर्गियां दाना खाने के बाद कुछ पानी पी लें। गर्मी के मौसम में मुर्गियां दाना कम खाने लगती है, जिससे उनके पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसीलिए मुर्गियों को पानी में मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी मिलाकर देना लाभदायक रहता है।
गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है। इनके दाने की जो गुणवत्ता है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के समय इनके दाने में ऊर्जा की मात्रा को थोड़ा कम किया जाता है। उनमें जो मक्का या जो हम अन्य ऊर्जा स्रोत डाल रहे हैं उसकी मात्रा को कम करके उसमें जो प्रोटीन स्रोत हैं जैसे कि खली या कोई दालों का जो चूरा है उसको आप बढ़ा दें, क्योंकि गर्मियों के समय अगर हम ज़्यादा ऊर्जा का दाना देंगे तो उनके शरीर में ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी और उनको ज़्यादा गर्मी लगेगी। किसान भाइयों, और आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे फार्म में जो ओवरहेड टैंक रहते हैं, जो पानी की टंकियां रहती हैं, उनमें दिन के समय तीव्र गर्मी में उनका पानी गर्म हो जाता है और वो गर्म पानी मुर्गियों के जो वाटरिंग सिस्टम है उससे उनमें पहुंचता है। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसका थोड़ा तापमान कम हो जाए और फिर मुर्गियों को आप वो पानी उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो आसानी से उस पानी को पी सकें। करीब 100 ग्राम दाना खाने के बाद 200 ml पानी पीती हैं, लेकिन गर्मियों के समय इसकी मात्रा 300 ml तक कर देनी चाहिए, ताकि उनके शरीर से जो वाष्पन हो रहा है, जो पानी उड़ रहा है, वो भी वापस रिस्टोर हो और उनके शरीर में पानी की भरपूर मात्रा बनी रहे। किसान भाइयों, गर्मियों के समय अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप गर्मियों में होने वाली जो समस्याएं हैं, गर्मियों में जो मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है और भी समस्याएं रहती हैं, उन सब से आप निश्चित रूप से बच सकते हैं और अपने लाभ को उच्चतम स्तर तक बनाए रख सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार, कहा उद्धव पद नहीं छोड़ते तो राहत देती। दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, 5 जजों की बेंच ने एकमत से सुनाया फैसला। पंजाब के नंगल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, स्कूल ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों से अच्छी उपज के लिए खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आज बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव भी आप जानते हैं। ऐसे में आप जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही कई तरह के जैव कल्चर भी बाजार में मौजूद है, जिसमें आज हम PSB कल्चर के बारे में विस्तार से जानेंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, वर्तमान में हम अगर खेती में बात करें तो जैव उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो फास्फोरस के लिए DAP का बहुतायत में उपयोग करते हैं। और DAP जो है जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम विशेष रूप से किसान भाई अपने खेतों पे DAP का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इसकी लागत, इसका मूल्य अधिक होने के कारण हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों से बढ़िया उपज लेने के लिए बाजार में मौजूद रासायनिक खादों का प्रयोग किसान करते हैं, जिसके लिए यूरिया, DAP, पोटाश,
जैसी कई खादों का प्रयोग होता है। अलग अलग फसलों के लिए इनकी अलग अलग मात्रा होती है। अगर किसान इनसे मिलने वाले तत्वों की पूर्ति किसी और माध्यम से कर लें तो इन रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर फसल से भरपूर उपज लिया जा सकता है। आज तमाम तरह से जैविक उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके रासायनिक खादों पर निर्भरता कम किया जा सकता है। पीएसबी कल्चर भी एक ऐसा ही जैविक उर्वरक है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कम लागत में, बहुत ही कम मूल्य में अगर हम ऐसे जैव उर्वरक जिनका कि इस्तेमाल कर हम फास्फोरस की उपलब्धता को मिट्टी में बढ़ाएं, हमारी फसलों में उसकी उपलब्धता बढ़ जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हम आप लोगों के लिए सिफारिश करेंगे वो है फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं पीएसबी। ये एक जवाहर जैव उर्वरक है जो हमारे विश्वविद्यालय के जवाहर जैव उर्वरक केंद्र के द्वारा उत्पादित किया जाता है। पीएसबी कल्चर बहुत महंगा नहीं है। पाउडर के रूप में अगर लेते हैं तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल के रूप में लेना है तो 294 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। अनुदान के साथ इसकी कीमत और कम हो जाएगी। यह कल्चर 1 वर्ष तक सक्रिय रहता है, फिर यह बेकार हो जाता है। ये सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार की भूमियों में उपयोग किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जितनी भी हम डीएपी के माध्यम से खाद हमारे खेतों में देते हैं उसमें लगभग 10 से 15% ही हमारी फसलों को उपलब्धता फास्फोरस की हो पाती है। बाकी जितनी फास्फोरस है वो हमारी भूमि के साथ में स्थिर हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, वो पौधों को उपलब्ध नहीं होती। अब ऐसे में बात आती है कि हम उसकी उपलब्धता को कैसे बढ़ाएं। तो इस जो भूमि के साथ में जुड़ी हुई है, भूमि के साथ में चिपकी हुई है, ऐसी फास्फोरस को पौधों को उपलब्धता करना है। उसके लिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी जिसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मृदा में जो अघुलनशील हमारा फास्फोरस है उसको विभिन्न कार्बनिक अम्लों का उत्सर्जन कर घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये इसकी खूबी है। इस प्रकार से पीएसबी जो है विभिन्न प्रकार की हमारी फसलें, चाहे वो अनाज की फसल हो, नकदी फसल हो, दलहनी फसल हो, या हमारी उद्यानिकी की फसल हो, या सब्जी वाली फसलें हो, हमारे किसान भाई के अलावा हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे जनमानस हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं, छत में खेती करते हैं, या छत में हमारे गमलों में भी खेती करते हैं, उसमें भी फास्फोरस की जो उपलब्धता है बढ़ाने के लिए इस जवाहर पीएसबी जैव उर्वरक है, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके लाभ की बात करें तो फास्फोरस से लगभग 30 से 40% तक जो हमारी फास्फोरस जो मिट्टी में स्थिर होती है उसको घुलनशील रूप में बनाकर पौधों को उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरी बात है कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ने से पौधों की जो बढ़वार है, हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके साथ ही जो फफूंद जनित रोग है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे कल्चर का उपयोग कर लेने से अनुसंधान से ये पाया गया है कि फसल उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। अब इसकी प्रयोग की विधि अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको हमारी भूमि में जब भी हम बुआई करते हैं उसके पहले खेत में अच्छी तरीके से मिलाकर, और मिलाने के लिए हम बात करते हैं तो इसको मिट्टी के साथ में या अच्छी सड़ी हुई 15-20 किलोग्राम केचुआ खाद ले लें, या 15-20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और इसमें हम लगभग 3 किलोग्राम अगर हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम पाउडर प्रति जो हम एकड़ की बात करते हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर हम तरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम 2 लीटर तरल जो हमारा पीएसबी है उसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट ले लें, या बर्मी कंपोस्ट ले लें, या हमारी अन्य जो मिट्टी जो अच्छी थोड़ी काली सूखी है उसमें ले लें, और उसको अच्छी तरीके से मिश्रित कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें, और रात्रि भर उसको ढाँक कर उसमें पानी का छिड़काव के साथ रखे रहने दें। अगले दिन उस जो खाद है उसको पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैला दें। पीएसबी कल्चर का अगर प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% फास्फोरिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें। पीएसबी कल्चर से बीज उपचार भी करने से लाभ मिलता है। यदि पाउडर के रूप में है तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल है तो 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। हम किसान भाइयों को हमेशा ये सिफारिश करते हैं कि इसका पत्तियों में छिड़काव ना करें, इसका हमेशा भूमि में उपयोग करें, और भूमि में उपयोग करने के बाद ही इसकी
खेतों में इसमें फसलों की बुआई करें, या किसी भी फसल में हमेशा मिट्टी में हमारे फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी के नाम से जवाहर जैव उर्वरक केंद्र में उपयोग मतलब तैयार किया जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई की नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार, कहा उद्धव पद नहीं छोड़ते तो राहत देती। दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, 5 जजों की बेंच ने एकमत से सुनाया फैसला। पंजाब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में किसान विभिन्न फसलों की खेती करते हैं और इनसे अच्छा उत्पादन भी लेते हैं, लेकिन कई बार फसलों और पेड़ पौधों पर अमरबेल का प्रकोप हो जाता है, जो कि फसल और पेड़ पौधों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो इस अमरबेल की समस्या से कैसे बचे, किस प्रकार से करे इस अमरबेल की समस्या का समाधान, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमरबेल फसलों के लिए एक खतरनाक खरपतवार है, जिसकी मुख्य रूप से रिजके में गंभीर समस्या देखी जाती है। परंतु ये अलसी, चुकंदर, मिर्च, प्याज, गाजर, सूरजमुखी, मेहंदी और कई वृक्षों पर आसानी से एक पीले जाल के रूप में लिपट जाता है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्लरी भी कहते हैं। ये परजीवी खरपतवार कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है, जिनको नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध साधनों की प्रभावकारिता कम होती जा रही है। ये अपना भोजन बनाने, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दूसरी फसलों पर निर्भर रहता है। अमरबेल का फैलाव बीज और कार्यिकी प्रवर्धन द्वारा होता है। अमरबेल परजीवी पौधे में उगने के 25 से 30 दिन बाद सफेद अथवा हल्के पीले रंग के पुष्प गुच्छ में निकलते हैं। प्रत्येक पुष्प गुच्छ में 15 से 20 फल और प्रत्येक फल में 2 से 3 बीज बनते हैं। अमरबेल के बीज अत्यंत छोटे होते हैं। बीजों का रंग भूरा अथवा हल्का पीला, जो कि बरसीम तथा रिजके के बीजों जैसा होता है। पकने के बाद बीज मिट्टी में गिरकर काफी सालों तक सुरक्षित पड़े रहते हैं और उचित नमी मिलने पर दोबारा अंकुरित होकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। परपोषी मिल जाने पर 35 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। अमरबेल कभी एक साथ नहीं फैलती, इसलिए खेत का लगातार निरीक्षण करना जरूरी है। शुरू में 2-3 स्थानों पर और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। अमरबेल लताओं की तरह बढ़कर फसलों और पेड़ों के ऊपर छा जाती है, जिससे फसल और पेड़ सूख जाते हैं। अमरबेल के प्रकोप से उड़द, मूंग में 30 से 35% और लूसर्न में 60 से 70% औसत पैदावार में कमी दर्ज की गई है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप फसलों के अमरबेल रहित बीज को इस्तेमाल में लाएं। नमक के 10% घोल में बीजोपचार से अमरबेल के बीज अलग हो जाते हैं।
रिजके के बीजों को साफ पानी में धोकर काम में लें। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसलों को जमीन की सतह से काटने पर अमरबेल का प्रकोप कम हो जाता है। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसल को खरपतवार में फूल आने से पहले ही काट लेना चाहिए, जिससे इसके बीज नहीं बन पाते हैं और अगली फसल में इसकी समस्या कम हो जाती है। अमरबेल उगने के बाद परंतु फसल में लपेटने से पहले खेत में हैरो चलाकर इस खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। यदि अमरबेल का प्रकोप खेत में थोड़ी थोड़ी जगह में हो तो उसे उखाड़कर इकट्ठा करके जला देना चाहिए। शुरू में ही अमरबेल को रिजके के साथ काट करके जलाकर नष्ट कर दें और कटे हुए स्थानों पर पैराक्वेट 1% छिड़कें, जिससे अमरबेल और संपर्क में आने वाला रिजका नष्ट हो जाएगा। परंतु सिंचाई के साथ रिजका दोबारा फूट जाएगा। यदि अमरबेल का प्रकोप पेड़ों पर हो रहा है तो पेड़ों की छटाई कर देनी चाहिए, जिससे पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। और इस तरह किसान भाइयों, आप इन बताए गए उपायों को यदि अपनाते हैं तो आप इस बिना जड़ वाली परजीवी खरपतवार से अपनी फसलों को बचाकर अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन ले सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रायपुर के जगदीश वर्मा ने। आपने बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बैगन जो है हमारे सब्जियों में एक महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है और बैगन में किसान भाई भी जानते हैं, हमारे समाज के जो लोग भी हैं जो बैगन देखते हैं खाते हैं वो सब लोग जानते हैं कि बैगन में इस समय कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कीट से और रोग से बचने के लिए आप समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन करिए। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुँचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। जो बैगन में गुलाबी सूड़ी लगती है, जिसको हम लोग बैगन का तना एवं फल बेधक कीट कहते हैं, तना छेदक कीट कहते हैं, जो है बैगन में वो देखते होंगे तो उसमें किसान भाई नहीं समझ पाते हैं कि वो उठा बीमारी लगी है कि तना छेदक कीट लगा है। तो उसके लिए क्या है कि तने को जो है फाड़ के या उसको जो भाग टुकड़े में करके देखें तो उसमें अगर इल्ली दिखाई दे रही है या वहाँ छिद्र दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या है कि तना छेदक कीट का प्रकोप है। इसके बाद कीट की इल्लियाँ फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। सूड़ी जो है जो तना फल बेधक कीट है, जिससे कि 40 से 50% का भी नुकसान होने का जो है आशंका रहती है। आप देखते हैं कि ऊपर से जो है पौधे के जो है मुंडी जिसको हम लोग कहते हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती है। तो उसको क्या करना है
कि ये शुरू में 10-15% रहता है, तो आप खेत में घूमिए, देखिए, और एक ये कपड़े की थैली ले लीजिए और ब्लेड ले लीजिए या चाकू ले लीजिए, उसको ऊपर से 1 से 1.5 इंच नीचे की सतह से काट के इकट्ठा करके उसको कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। इसके बाद अगर ये आगे हम चलते हैं और जब फल इसमें बैगन लगता है तो भी प्रकोप बढ़ता है, तो बैगन के अंदर भी जैसे नुकसान होता है। तो उस स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम फिर हम जैसे नीम के गिरी का सत का प्रयोग करेंगे। अब हम इसको बताने जा रहे हैं, या नीम का तेल जो है, तो नीम का तेल अगर मार्केट में जो बनाया आता है 1500 से लेके 3000 10,000 ppm तक आता है, तो 1500 से 3000 ppm तक के जो तेल नीम का तेल बनाया आता है, उसकी 60 से 75 ml मात्रा प्रति टंकी डाल के हम छिड़काव करेंगे। ये सब करने के बाद अगर स्थिति ये बनती है कि हमारा अभी प्रकोप जारी है, तब हम कीटनाशक की बात करेंगे। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिक्टेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।